तो जय हिंद सभी को, स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। पिछले सारे लेक्चर्स में हम लोग स्ट्रेस के बारे में जान गए हैं, लोग स्ट्रेन के बारे में जान गए हैं, लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी जान गए हैं, लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी जान गए हैं लोग। अब हम लोग देखेंगे छोटा सा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, जिससे छोटा छोटा क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखेंगे और पिछले साल कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था एयरफोर्स, उस क्वेश्चन को लाए हैं। 2-3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे क्या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, उसके बाद से हुक्स लॉ को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो देखेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम एक पॉइंट मिस कर गए थे, जो आपको पॉइंट बता दे रहा है। एक्चुअली वो बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहा है कि पिछले लेक्चर में एक पॉइंट था, वो समझ लीजिए कि एक्चुअली वो पॉइंट क्या था। देखिए, कह रहा है कि लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब वैसा स्ट्रेन जो फोर्स के डायरेक्शन में ही लगे, फोर्स के डायरेक्शन में ही जो स्ट्रेन हो, उसको क्या कहते हैं जी? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और वैसा स्ट्रेन जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन लगे, उसको क्या कह देंगे जी? तो उसको लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। और उसको एक और स्ट्रेन भी कहा जाता है, रुकिए हम आपको बता दे रहे हैं कि उसको और एक कौन सा स्ट्रेन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है जी? तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कहा जाता है। देखिए, सिंपल में आप लोग वेव अगर चैप्टर पढ़े होंगे, अगर पिछले आप लोग वेव चैप्टर को पढ़े होंगे, चाहे आगे भी पढ़िएगा, तो उसमें चाहे 9th क्लास या 10th क्लास में भी आप लोग निचले क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें कहा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। उसमें सिंपल सा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम समझाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब उसमें आप लोग पढ़े वेव चैप्टर में कि जो जैसे मान लीजिए कि वेव कैसे ट्रेवल करता है, तो ऐसे ट्रेवल करता है। मतलब इस डायरेक्शन में अगर वेव ट्रैवल करता है और इसी डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन वैसा वेव जिसमें वेव तो चलता है एक डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, वैसे वेव को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसवर्स वेव। वैसा ही यहाँ पर भी लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स में क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन लगेगा। जैसे इसमें क्या करते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ होता है। मतलब इस डायरेक्शन में आपके क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और वेव किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ऐसे वेव को क्या कहते हैं? तो ट्रांसवर्स वेव। और वैसे वेव जिसमें जिस डायरेक्शन में आपको मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आपका वेव का फ्लो हुआ, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में क्या हुआ? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वैसे वेव को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें क्या होता है? कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन के फॉर्म में जाता है। तो इसमें एकदम सिंपल सा पॉइंट में कैसे याद रखना है आपको? तो देखिए, हम बता रहे हैं किस तरह से आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रेन लग रहा है, उसको क्या कह देंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या कह देंगे? तो उसको क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन कह देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, तो उसको क्या कह देंगे? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या कह देंगे? उसको लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन कह देंगे। ये क्या छोटा सा पॉइंट है जो आपको क्या मतलब रखना है। स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल के बारे में पहले भी बताया गया, लेकिन ये किस टर्म है? इन द टर्म ऑफ फोर्स के टर्म में ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन के बारे में हम लोग बात किए लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब समझाएंगे तो हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब आपको समझने में दिक्कत हो, मतलब आपको जो लिखना है उसको देखने में दिक्कत हो। तो चलिए अब हम इसको समझाते हैं स्ट्रेन ग्राफ क्या है। एक्चुअली जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ देखते हैं वो आपको 11th क्लास में अच्छा से पढ़ना है। इसमें उसी पॉइंट को हम लोग कंक्लूड करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन एराइज हो सकता है। एयरफोर्स में क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, नेवी में भी 1 नंबर का, कोस्ट गार्ड में भी 1 नंबर का।
तो ऐसा मतलब इससे क्वेश्चन हम निकालेंगे लोग जो एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड में आ सके, समझे। एक नंबर का छोटे छोटे पॉइंट को निकालेंगे बाहर और उससे देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए एक डायरेक्शन में देखिए क्या लिए, इस डायरेक्शन में एक एक्सिस पे लिए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को, हम लोग क्या किए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एक वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लिए स्ट्रेस ले लिया और एक एक्सिस में क्या ले लिए स्ट्रेन ले लिए, और इसी पॉइंट में देखेंगे ए पॉइंट क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, इसी सब बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हुक्स लॉ, छोटा सा हम बता देते हैं हुक्स लॉ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हुक्स मतलब हुक साइंटिस्ट के बारे में, रॉबर्ट हुक और उनके द्वारा जो दिया हुआ था हुक्स लॉ, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हुक साइंटिस्ट ने कहा था कि जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाते हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगाते हैं वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है जी, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। मतलब जैसे जैसे आपको क्लास में बताया गया कि डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये घटेगा। मतलब जैसे स्ट्रेन अपना नेचर चेंज करेगा वैसे स्ट्रेन भी क्या होगा, अपना नेचर चेंज करेगा, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे दूसरा क्वांटिटी भी बदलेगा, और इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है। तो ये हुक साइंटिस्ट ने कहा था कि जिस तरह से हम स्ट्रेन जिस प्रकार से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस लगाते हैं उसी मतलब उसी अमाउंट में स्ट्रेन में भी चेंज होता है। जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यही था हुक का नियम, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी केवल यहाँ पर हम इतना डिस्कस करेंगे क्या जिसका काम हमको जिसका जरूरत है, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली में एक पॉइंट क्या कहता है, तो कहता है कि जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ में जहां तक स्ट्रेट लाइन होगा वहां पर क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वहां तक क्या होगा, हुक्स लॉ के नियम को फॉलो करेगा कोई भी मटेरियल होगा। मटेरियल के रेस्पेक्ट में हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर कहीं स्ट्रेट लाइन दे दिया ऐसे करके जीरो से लेकर के कोई डी पॉइंट दे दिया, चाहे पी पॉइंट दे दिया, कोई भी पॉइंट, तो कहेगा कि यार जीरो से लेकर ए पॉइंट तक या ए पॉइंट तक कौन सा पॉइंट है, तो वो पॉइंट है जहां तक क्या करेगा जी, तो हुक्स लॉ फॉलो करेगा। मतलब ए पॉइंट क्या है, लिमिट ऑफ हुक्स लॉ है। मतलब जहां तक स्ट्रेट लाइन होगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में वहां होगा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। ये लिमिट ऑफ हुक्स लॉ है। जैसे और इसका दूसरा मतलब ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन यूनिफॉर्मली चेंज करेगा। मतलब जीरो से तक जैसे जैसे स्ट्रेस आप बढ़ाएगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएगा वैसे वैसे स्ट्रेन मतलब यूनिफॉर्मली क्या होगा, चेंज होगा। जैसे अगर मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको हम ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में क्या है जी, एक्चुअली देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्चुअली में क्या होता है, देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। इसका मतलब मोशन जो भी ऑब्जेक्ट का है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रेट में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट वैसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जहां तक स्ट्रेट लाइन होगा उसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली चेंज होगा और वो क्या कहलाएगा जी, तो लिमिट ऑफ हुक्स लॉ कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया पहला पॉइंट, देख लिए कि लिमिट ऑफ हुक्स लॉ एक्चुअली में क्या है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा कहता है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। देखिए यहां से यहां तक अगर आप स्टडी कीजिएगा तो ए से बी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज मतलब अगर स्ट्रेट लाइन रहता है तो उसको क्या कहता है, यूनिफॉर्म। लेकिन हल्का सा भी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी अगर आप देखे होंगे तो उसमें हल्का सा भी अगर ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो गया, कर्व हो गया, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे टाइम
टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा है, या तो कम हो जा रहा है नहीं तो ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ। तो यहां से देखिए कि यहां से क्या हो रहा है, हुक मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन तो बदल रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस बदल रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन तो बदल रहा है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब एकदम यूनिफॉर्म रेट में नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक पॉइंट ए से बी तक क्या है, यूनिफॉर्म रेट में नहीं, मतलब स्ट्रेस लगा रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पे तो स्ट्रेन या तो कम हो जा रहा है या ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ए से लेकर बी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट कहेंगे। बी को हम क्या कहेंगे, तो इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट कहेंगे। देखिए इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट वो हुआ मतलब जहां तक लगाए हुए स्ट्रेस को हटाने से ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, वैसे स्ट्रेस को, उस लिमिट वाले स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं जी, तो इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जैसे एकदम एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या है। मान लीजिए कि ये कोई रबर स्टील है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें ये मान लीजिए कि आपको 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस या स्ट्रेस का ये स्ट्रेस क्या होता है, यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगा वही ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कहिए चाहे स्ट्रेस कहिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मान लीजिए कि 10 न्यूटन इसका इलास्टिक लिमिट जो है या यील्ड पॉइंट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम इस पे स्ट्रेस लगाते हैं, तो अगर लगाए हुए स्ट्रेस को अगर हम हटा लेते हैं, ये मान लीजिए कि इस पे इतना स्ट्रेस लगाए तो इसमें 2 सेंटीमीटर का चेंज हो गया। ठीक है, तो जब ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब जो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है उसके अंदर अगर स्ट्रेस लगाते हैं इस पे ऑब्जेक्ट पे, तो उसको ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन छोड़ देने पर जब स्ट्रेस को हटा देते हैं तो ये वापस से ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट को 2 तरह से डिफाइन कीजिए। पहला क्या, इसके अंदर मतलब 10 न्यूटन पर मीटर, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का इलास्टिक लिमिट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसके अंदर कितना भी फोर्स लगाइएगा, कितना भी स्ट्रेस लगाइएगा और उस स्ट्रेस को हटा दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट वापस से अपने ओरिजिनल शेप मतलब ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा, मतलब 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं बुक में क्या दिया है, 2 तरह से इसको अलग तरह से डिफाइन किया है कि वह पॉइंट जिसके बाहर के स्ट्रेस लगाने पर, जैसे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या है, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लगा दिए 11, तो 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर लगा दिए तो क्या होगा, जिसमें इसमें स्ट्रेन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब वो स्ट्रेस हटा दीजिएगा 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये वापस से अपने शेप को गेन नहीं कर पाएगा, उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। जैसे ओरिजिनल शेप इसका 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3.002 सेंटीमीटर हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसमें ओरिजिनल शेप 3 सेंटीमीटर था तो 3 सेंटीमीटर को गेन नहीं किया, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रह गया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह गया, विकृति रह गया। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट को 2 तरह से डिफाइन कीजिए। पहला क्या कि अगर वह लिमिट जिसके अंदर अगर फोर्स लगाए या स्ट्रेस लगाए और उस स्ट्रेस को हटा दे तो वापस ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, वैसे स्ट्रेस को क्या कह देंगे जी, वैसे पॉइंट को इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कह देंगे। या इसके ऊपर मतलब वह मैक्सिमम फोर्स जिसके ऊपर के स्ट्रेस लगाने पर, फोर्स और स्ट्रेस में घबराइएगा नहीं, फोर्स किसी यूनिट एरिया पर लगेगा और उसी को स्ट्रेस कह देंगे, तो वह मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके बाहर के स्ट्रेस को लगाइएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो, डिफॉर्म हो जाए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट विकृति रह जाए, मतलब ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करे, वैसे को क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहेंगे। तो अगर इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस लगा रहा है तो क्या ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर पा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें विकृति रह जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी जो पॉइंट है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट के बारे में हम आपको समझा दिए। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको होता है वो क्या होता है। तो देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहता है, इसको कहता है खींचने की शक्ति, मतलब कोई रबर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक लिमिट होता है, मतलब रबर को खींचिएगा तो इतना ना खींचिए 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 खींचिए, इतना ना ज्यादा उसको खींच दीजिए कि वो क्या टूट जाए। तो वैसे स्ट्रेस, वैसे पॉइंट जिसके बाहर स्ट्रेस लगाने पर या वो मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब जहां जिसके बाद अगर स्ट्रेस लगाइएगा या उस पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाइएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो, अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो दे, वो क्या हो
टूट जाए ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वैसे पॉइंट को क्या कह देंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको क्या कहेंगे, खींचने की शक्ति। और ई पॉइंट जो है वो क्या है, वो फ्रैक्चर पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट को क्या कहेंगे, टूटने वाला, मतलब ये फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टूट गया है। तो ये सारा एकदम सिस्टमेटिक है, अगर कहीं से भी ए बी सी डी के अगर फॉर्म में कहीं से भी आए तो आप लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर ग्राफ दे के पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ग्राफ के बारे में डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, 11th क्लास में इसको जानना है कि ये क्या हो, इसके बाद से स्ट्रेस नहीं भी लगाएंगे तो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ई पॉइंट पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, टूट जाएगा, उस अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खो देगा और टूट जाएगा। इसमें हम लोग को कितना चीज देखना है, तो देखिए इसमें कितना चीज हम लोग को देखना है जिससे हमारा क्वेश्चन बन सके, ठीक है। इसमें हमको कितना पॉइंट देखना है, सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि 0 से ए पॉइंट जहां तक स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, तो वो लिमिट ऑफ हुक्स लॉ है, वहां तक हुक्स लॉ के कोई भी ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ को पालन कर रहा है, ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट कहा जाए कि ए से बी क्या है, तो हुक्स लॉ को पालन, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेस जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, मतलब उससे कम या ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है और यील्ड पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद से ए से लेकर के डी तक कहीं भी ऑब्जेक्ट पूछ दे, अगर कहे कि जहां तक कर्व है बताइए, तो कर्व का मतलब क्या है, तो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेन बदल रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन नहीं बदल, जैसे जैसे स्ट्रेस लग रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन नहीं बदल रहा है, या तो कम स्ट्रेन हो जा रहा है नहीं तो ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कहीं भी कर्व वाला पॉइंट पूछ दे तो कहिए कि उसमें हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, हुक्स लॉ कहां तक फॉलो हो रहा है, यहां तक हो रहा है। अगर पॉइंट में पूछे ए पॉइंट क्या है, तो लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, डी क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने की शक्ति, उससे ज्यादा खींचे कि ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और ई क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो ये इतना से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये भी पॉइंट बता दिए कि जहां तक स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें क्वेश्चन बदल के दे, स्ट्रेट लाइन जहां तक है वहां तक हुक्स लॉ को पालन किया, और इसके बाद से कहीं भी ऑब्जेक्ट को कह दे कर्व वाला, कर्व देकर के पूछे तो कहिए कि हुक्स लॉ को पालन नहीं कर रहा है। चलिए आपको ओम्स लॉ अगर पढ़ेंगे, चाहे पढ़िएगा कभी, तो देखिए कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट होता है, मतलब जो भी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इस हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है, और ओम्स लॉ में कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I। इसका मतलब क्या है जी, देखिए अगर V वर्सेस, उसी तरह स्ट्रेस और स्ट्रेन में भी होगा, देखिए अगर V वर्सेस I के ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, इधर V ले ले और I ले ले, और कहे कि इसका स्लोप जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो V वर्सेस I के ग्राफ स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को करता है, ठीक है, स्लोप। वैसे ही यहां पर भी हम किस चीज को ले रहा है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को ले रहा है, तो इसका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो चलिए हम बताते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखिए यहाँ पे हुक्स लॉ हम बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि स्ट्रेस क्या होता है जी, हुक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको ई कहते हैं, और ये क्या हो जाता है, स्ट्रेन होता है। और अगर ई को हम डिफाइन करें तो स्ट्रेस बाई क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो जाएगा। और इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये भी 3 प्रकार का होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही जानना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाए तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अगर कह दे जिस तरह V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को, वैसे ही करे द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ रिप्रेजेंट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रत्यास्था गुणांक। ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होगा, ढाल होगा, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको ई कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस होगा, लेकिन अभी कितना जानिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रहा आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानकारी, जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चंस आया हुआ वो डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ के बारे में देख लिए। अब चलिए अब हम देखते हैं क्या
चलिए इलास्टिक लिमिट का हम डिफिनीशन बता दिए कि इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, वह मैक्सिमम स्ट्रेस जिसमें अगर क्या होता है, अगर वह लगाए हुए स्ट्रेस को अगर हटा लेते हैं, जिसमें क्या होता है बॉडी अपने शेप को रिकवर कर लेता है, ओरिजिनल शेप को रिकवर कर लेता है, वैसे वो क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, और इसका हम डिफिनीशन इसको अच्छे से समझा चुके हैं, केवल डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए कि वह अधिकतम प्रतिबल जिसके हटाए जाने पर वस्तु पूर्णतः अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, उसको क्या कहते हैं जी, तो इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि शियरिंग स्ट्रेस इज कंप्लीटली, मतलब शियरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन, मतलब हम स्ट्रेन बता दिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हम लोग बता दिए कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एक्चुअली में क्या है, कितने होते हैं और कौन कौन सा स्ट्रेन होते हैं। अब इससे क्वेश्चन आ गया है, तो कह रहा है क्या, शियरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन, जो शियरिंग स्ट्रेन है जिसको अपरूपण विकृति कहते हैं, उसको किस चीज में एक्सप्रेस किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है एंगल ऑफ शियर, अपरूपण कोण में क्या किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है, या एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट मतलब मरोड़न कोण, मरोड़ कोण जिसको कहते हैं हिंदी में, हिंदी थोड़ा सा देखिए अजीब लगता है। चलिए एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब मरोड़ का जो कोण होता है उसमें इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस किया जाता है, या डिक्रीज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो हर दोनों का तो कोनो काम है ना है, ये क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम किस चीज में होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में, स्ट्रेन में होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और क्या होता है टेंसाइल में क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट तो होगा नहीं, डिक्रीज इन वॉल्यूम ना होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ना होगा, कौन होगा जी, तो एंगल ऑफ शियर होगा। तो इसका पहला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एंगल ऑफ शियर होगा। शियरिंग स्ट्रेन को किस चीज में एक्सप्रेस किया जाता है, तो एंगल ऑफ शियर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं पिछला जो एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है एक्चुअली में। देखिए तो ये एंगल ऑफ शियर वाला क्वेश्चन हो गया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब चलिए दूसरा कह रहा है द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, कह रहा है कि मतलब किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन में ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वह स्ट्रेस जिस पे ऑब्जेक्ट क्या टूट जाए, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस उसको क्या कहेंगे। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ में हम किसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बताए थे, तो थोड़ा सा देख लीजिए, आइए स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ को हम दिखाए थे। तो क्या करा है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डी पॉइंट जो था इसको क्या कहते हैं, टेंसाइल, ये डी पॉइंट जो था वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ था। इस पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट टूट जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो आज यहाँ पे कहा, तो इसको हम देख रहे थे क्या, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं जी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, जिस स्ट्रेस पे ऑब्जेक्ट क्या हो टूट जाए उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। यील्ड पॉइंट क्या होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट रिकवर करे अपने ओरिजिनल शेप को ना, थोड़ा सा परमानेंट स्ट्रेन उसमें रह जाए, ये सब डिस्कस करें। और हुक्स लिमिट, यंग मॉडुलस, ये सब तो होगा नहीं, क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। तो देखिए इसमें इतना ही डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपका रह गया जो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, और ये भी एयरफोर्स में आया हुआ है क्या, जिस पे लोड हम लोग अप्लाई करते हैं हुक्स लॉ के पहले, इसको हम क्या करेंगे, तो देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए, लॉन्गिट्यूडनल और शियरिंग स्ट्रेस इसको बनाइएगा, इसको हम बताएंगे, इसको अच्छा से समझना है। ठीक है, इसके बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे। केवल ये क्वेश्चन देख लीजिए और इस पे आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब इसको बनाने का कोशिश कीजिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में लोग हुक्स लॉ देखेंगे। लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।